गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में स्वागत है आपका। वीरोर में रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ, और हमारे साथ मानस जायसवाल और प्रकाश काबा पिछले शो से बने हुए हैं। साथ ही रचना वैद्य और सेंट्रल ब्रोकिंग से निलेश जैन भी जुड़ेंगे अपनी फ्रेश कॉल्स के लिए। इसके अलावा बिजनेस आउटलुक पर चर्चा करने के लिए सिग्नेचर ग्लोबल के फाउंडर और चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल से करेंगे खास चर्चा, और बिग मार्केट वॉइसेस में goindiastocks.com के फाउंडर राकेश अरोड़ा से करेंगे एक खास बातचीत। ये सब लाइंड अप है कुछ ही देर में शो में, लेकिन इससे पहले एक बार जरा मार्केट पर नज़र डालते हैं। और मार्केट में इस समय ठीक ठाक मोमेंटम है। फिर से एक बार रिलायंस की अगुवाई में निफ्टी डे हाई से अब हल्का सा नीचे जरूर आया, लेकिन 19808 पर ध्यान रखिए, ये जोन फंसने वाला जोन है, क्योंकि यहाँ से लेकर 19875 के बीच में बड़ी रेजिस्टेंस है निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी आज भी अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन आज थोड़ी सी बाइंग आपको पीएसयू बैंकों में दिखनी शुरू हुई है। वहाँ पर इस समय एक मोमेंटम आना शुरू हुआ है, और 2-3 स्टॉक्स जो रेडार पर आ रहे हैं। एक तो लेकर आइए मिड कैप आईटी में परसिस्टेंट सिस्टम्स, यहाँ पर एक अच्छा मूव आ रहा है। और वीरू, कल हमने जाते जाते एक बात की थी सन टीवी की कि क्या ये डिक्लाइन एक अपॉर्चुनिटी दे रही है फ्रेश एंट्री के लिए। सन टीवी इस समय डे हाई पर करीब करीब 7 रुपये ऊपर। वीरू जी, सन टीवी डे हाई की मार्केट हिट करता हुआ, और कल के डिप को आज एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज पे उसने थाम लिया। आज का लो एग्जैक्टली 20 डे में था। खैर, आपकी स्क्रीन पे इस वक्त पूरा का पूरा आज का 10 का दमदार का ट्रेड का पैनल है। मानस जायसवाल, प्रकाश काबा सर पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। रचना वैद्य, निलेश जैन इस कार्यक्रम में इस वक्त फ्रेश पर्सपेक्टिव जुड़ेंगे। निलेश इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। निलेश, गुड मॉर्निंग। निलेश, आपके दो कन्विक्शन आइडियाज इस वक्त के? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू वीरेंद्र जी एंड सभी को। बिल्कुल देखिए, आइडियाज लॉन्ग साइड में ही है, लॉन्ग साइड में ही फोकस है। सबसे पहले फार्मा स्पेस में काफी अच्छा एक्शन, काफी अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। तो इसी स्पेस में से डॉक्टर रेड्डी इस पर्टिकुलर काउंटर में खरीदारी करने की सलाह होगी। काफी अच्छा रिवर्सल, और इससे पहले 2 ट्रेडिंग सेशन पहले हमने यहाँ पे एक चैनल फॉलिंग चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट भी देखा था। तो ये फॉलोअप मूव है यहाँ से, और कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। 5800 से 5850 तक के अवसर यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 5640 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। वहीं जो दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा है मीडिया स्पेस में, सन टीवी तो ऑलरेडी मूव कर रहा है। इसी स्पेस में से जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड इस पर्टिकुलर काउंटर में खरीदारी करने की सलाह होगी। एक रिवर्सल हमें कल के सेशन में बनता हुआ नजर आया है, और ये फॉलोअप मूव यहाँ से 260 एंड 265 तक की ओर जाता हुआ नजर आ सकता है। स्पॉट में अभी 255 पे ट्रेड हो रहा है। 249 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। ओके, चलिए, तो ये हो गई 2 पिक्स। गाबा सर, गुड मॉर्निंग अगेन। आपकी 2 पिक्स? गुड मॉर्निंग अगेन। स्टॉक है बिल्कुल परसिस्टेंट, डेफिनेटली अच्छा लगता है मुझे। 6547 पर ट्रेड करा है, ये लगता है 6600 पार कर ही लेगा। स्टॉप होगा 6500 का। परसिस्टेंट सिस्टम। और दूसरा है सन टीवी, जो हमने कल भी डिस्कस किया था। यस, आज का मूव मिला है, डिप्स वायबल, अच्छी जगह से बाउंस हुआ है 660 के आसपास से। पॉसिबल है कि टारगेट करीब 685 के होंगे। स्टॉप होगा 665 सन टीवी। ओके, 665 पे आपका सन टीवी कॉल हो गया। अनुज ने कल प्रकाश से पूछा था ये प्रश्न, और उस वक्त भी कंस्ट्रक्टिव व्यू आया था। अब डे हाई पर आके ट्रेड करता। मानस, आपके 2 ट्रेड्स? देखिए, 2 ट्रेड में पहला ट्रेड तो पावर ग्रिड पे खरीदारी करने की राय रहेगी। पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पर पैटर्न पॉजिटिव है, क्योंकि 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने रेस्ट लिया। आज हमें एक प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिला है, इसलिए पावर ग्रिड में खरीदारी करेंगे। 209 का स्टॉप लॉस लगाइए। 216 तक के टारगेट पॉसिबल है। सेकंड स्टॉक यूपीएल का है, जहां पर खरीदारी करने की राय रहेगी। कल स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट किया था। आज 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर की ओपनिंग देखने को मिली है। प्राइस ब्रेकआउट भी है, तो यूपीएल में खरीदारी करनी है। 563 का स्टॉप लॉस लगाइए, और 580 के टारगेट सेट करिए। ओके, रचना जी को भी जोड़ लेते हैं। फोन लाइन पर रचना जी जुड़ रही है हमारे साथ, थोड़ी टेक्निकल इशू है। रचना जी, गुड मॉर्निंग, बताइए आपके पिक्स। जी गुड मॉर्निंग। और मेरी तरफ से जो पिक्स रहेंगे उसमें लॉन्ग साइड में ही रहेंगे। एक होगा टीसीएस और एक होगा टाइटन। तो सबसे पहले अगर टीसीएस की बात करें, टीसीएस में यहाँ पे लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी आई है, और ये न्यूज़ होना कि ये जो न्यूज़ हमने आज सुबह इसके सुने थे, उसके बावजूद भी अगर ये काउंटर इतनी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अपसाइड पे फर्दर मोमेंटम बिल्डअप होना चाहिए, और ये काउंटर ऊपर वाली साइड पे 3530 एंड 3550 की तरफ जाना चाहिए। डाउन साइड पे इसका सपोर्ट होना चाहिए 3480 पे। तो एक होगा मेरा टीसीएस का पिक, और दूसरा जो मेरी तरफ से पिक है वो टाइटन है।
टाइटन में दिवाली से पहले भी बहुत बार सोच रहे थे कि 3400 क्रॉस करना चाहिए, नेवरदलेस थोड़ा लेट ही सही, लेकिन अब 3400 क्योंकि अच्छे से क्रॉस हो गया है, तो यहाँ पे मेरा मानना है कि 3450 की तरफ एंड 3470 की तरफ ये काउंटर हमें जाता हुआ बहुत ही जल्दी नजर आना चाहिए। और डाउन साइड पे अब हम यहाँ पे एसएल लगा सकते हैं 3390 पे फ्यूचर्स पे। ओके बिल्कुल, तो ये हो गई रचना जी की ट्रेड्स। अच्छा, एक बार निफ्टी आईटी वापस लेकर आइए ज़रा स्क्रीन पर, और अच्छा मोमेंटम अब इस समय एम्फेसिस, उसके अलावा आपका लेकर आइए आप इन्फो एज, एलटीआई, माइंडट्री, आईटी और रिलेटेड स्टॉक्स में अच्छे इस समय आपको मूव्स दिख रहे हैं, और ये एक अच्छी ट्रेड्स इस समय है। गावा सर, दो स्टॉक्स डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, एक तो नौकरी, इन्फो एज, और दूसरा सन टीवी जो कल भी डिस्कस किया था हमने। सन टीवी तो मुझे बिल्कुल अच्छा लगता है, ये डिप्स वायबल है सन टीवी के, और जो चार्ट पैटर्न लगता है कि यहाँ से एक बाउंस अच्छा लगेगा। 660 का स्टॉप लगाकर चले या 665 का बहुत है। ऑन द अपसाइड जो टारगेट होगा सन टीवी के 685 के 690 जोन है, मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए। रही बात इन्फो एज की, इन्फो एज का जो चार्ट है उसके हिसाब से लगता है कि एक बिल्डअप बन रहा है, यहाँ पर 4761 पर ट्रेड कर रहा है। आज का लो बहुत टाइट है, बस वहीं पर स्टॉप लगाना चाहिए, उससे कम नहीं चलेगा, और वो होगा मेरे ख्याल से करीब 4732 का। अपमूव मिल जाता है तो 4850 भी पॉसिबल है इन्फो एज में, एंड आई थिंक इज पॉसिबल। ओके, इन्फो एज। और मानस, आपकी एक कॉल बहुत बेहतरीन रही जो क्लोजिंग में पकड़ी थी 141 पे आईएक्स, अब डे हाई पर 143.10। मानस, मोमेंटम स्ट्रॉन्ग, 200 डेमा के ऊपर कल का क्लोज, उसको कल के हाई को बाइसेक्ट करता हुआ, और एक और चीज़ 11 सितंबर का स्विंग हाई काट गया। मानस, ये मोमेंटम अच्छा, वॉल्यूम अच्छा, आपका टेक क्या है? अगला टारगेट कहाँ का खुल रहा है आपका? देखिए, जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 152 का होगा, 152 रुपए का टारगेट है। अभी भी खरीदारी करने की राय रहेगी, करंट लेवल्स पे आप खरीदारी करिए, 140 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए, पहले 148 और उसके ऊपर 152 तक के टारगेट्स पॉसिबल है आईएक्स में। ओके, आईएक्स पे मानस का व्यू। आईएक्स से मैं इसलिए पूछ रहा था मानस से क्योंकि मानस की ही एक कॉल थी कल सुबह क्लोजिंग के वक्त। नीलेश, फार्मा में बहुत सारे मूव्स आ रहे हैं आज। अब आपकी स्क्रीन पर एक बार जरा सन फार्मा को देखिए, डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में आके ट्रेड करता हुआ, स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे 1210, ये भी इसके करियर का जो हाईएस्ट लेवल है मेरे ख्याल से 2 जून का, उसको बाइसेक्ट करता हुआ 2015 का। टेक्निकली अभी ये इसका ऑल टाइम हाई है, आपका व्यू इस पर? बिल्कुल वीरेंद्र जी, काफी अच्छा चार्ट पैटर्न है यहाँ पर, और अभी यहाँ से जो नेक्स्ट टारगेट सन फार्मा में हमें देखने को मिल सकते हैं वो होंगे 1230 और 1250 के। तो बिल्कुल यहाँ पे भी खरीदारी करके चल सकते हैं। इंडेक्स का हैवी वेट भी है फार्मा इंडेक्स का, तो यहाँ पे जो अब स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है वो है 1195 का, और अपसाइड है 1230 और 1250 की। और विद इन दी स्पेस हमने ऑलरेडी डॉक्टर रेड्डी का जिक्र किया, सन फार्मा जिक्र किया, एक और काउंटर जो रडार पे है वो है सिप्ला, बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट वहां पर भी हमें देखने को मिला है। और वहां पे जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो है 1300 के पहले टारगेट और 1330 से 1350 तक के दूसरे टारगेट। 1260 के आसपास का स्टॉप लॉस रखे, सिप्ला में भी खरीदारी करके चल सकते हैं। ओके, सिप्ला पर भी खरीदारी करके चल सकते हैं। चलिए एक काम करते हैं फिर, एक मार्केट इस समय डे हाई पर है, एक दो स्टॉक्स और देख लेते हैं। क्रॉम्पटन कल भी स्पॉट किया था, ये भी डे हाई पर, और उसके अलावा मिड कैप आईटी में शानदार मोमेंटम, सन फार्मा में अच्छा मोमेंटम, आईसीआईसीआई प्रू में अच्छा मोमेंटम, बहुत सारे स्टॉक्स इस समय आउट परफॉर्म कर रहे हैं। एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक लेकर जब लौटेंगे तो सिग्नेचर ग्लोबल की मैनेजमेंट से बात करेंगे। काफ़ी समय से कोशिश कर रहे हैं उनसे बात करने की। ब्रेक के बाद ये इंटरव्यू लाइन अप है आपके लिए। Co-powered by Tamil Nadu Mercantile Bank. प्रायोजक हैं वीर MDF, स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। खन के नन्हे कदमों की आहटें तेरे सपनों की गूंज को उड़ान दें। कल के सपने पूरे करो आज, रहो एक कदम आगे तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के साथ। खन के वेलकम बैक। रियल्टी कंपनी सिग्नेचर ग्लोबल की इसी साल सितंबर में लिस्टिंग हुई थी, जहां से शेयर ने अब तक 60% से ज़्यादा के रिटर्न्स दिए हैं। लिस्टिंग के बाद नवंबर में दूसरी तिमाही के नतीजे पेश किए, जिसके मुताबिक कंपनी के घाटे में सालाना आधार पर कमी आई है। बिजनेस आउटलुक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सिग्नेचर ग्लोबल के फाउंडर और चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल जुड़े हैं। प्रदीप जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए।
जो पिछला क्वार्टर था उसकी प्री सेल्स कलेक्शंस कैसी रही है आपकी, पहले तो ये बता दीजिए। देखिए, मैंने जैसे कहा कि आपसे, जो हमारा H1 के अंदर है, जो हमारा कलेक्शन है वो लगभग 65% से ग्रो हुआ है, और जो पर स्क्वायर फीट है वो H1 में जो लास्ट ईयर था हमारा वो 7425 पर स्क्वायर फीट था, जो इस साल बढ़कर 9800 रुपीज पर स्क्वायर फीट हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ रॉ मटेरियल के प्राइसेस भी बढ़े हैं, कुछ लैंड प्राइसेस भी बढ़े हैं, उसके साथ साथ कुछ रियल एस्टेट में डिमांड भी बढ़ी है। तो इस सब का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इसमें देखने में मिला है, और उसका फायदा कहीं ना कहीं कंपनी को हुआ है। ओके, अच्छा, आपने जो आईपीओ में फंड रेज किए थे वो रेज किए थे आपने अपना डेट कम करने के लिए, अपना कर्जा कम करने के लिए। तो पहले तो ये बता दीजिए कि अब किस लेवल पर आ गया आपका कर्ज और इसको फर्दर रिड्यूस कैसे करेंगे अब आप? बिल्कुल, जैसा कि आप जानते हैं कि आईपीओ हमने 27 ऑफ सितंबर को हम लिस्ट हुए हैं, तो उससे लगभग हमने 603 करोड़ रुपए का जो हमें एक प्राइमरी इश्यूएंस हमारा हुआ था, उसमें से लगभग हमने 432 करोड़ रुपए जो डेट रीपेमेंट के लिए यूज किए। अभी हमारा जो नेट डेट है वो लगभग 362 करोड़ रुपए है। जब हमने आईपीओ किया था उस वक्त ये लगभग 1100 करोड़ रुपए नेट डेट था। तो ऑलमोस्ट आप कुछ इंटरनल अप्रूवल से और कुछ जो आईपीओ की प्रोसीडिंग्स हैं उन सब से हमारा नेट डेट है वो काफी ड्रास्टिकली डाउन हुआ है। और आने वाले वक्त में, क्योंकि ये रियल एस्टेट कहीं ना कहीं कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, तो मुझे लगता है कि अगर हमें कोई लैंड की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो डेफिनेटली जो डेट है वो हम एक गाइडेंस के तौर पे ये दे रहे हैं कि लगभग जो हमारा नेट डेट है जितना हमने आईपीओ के वक्त में रखा था उससे नीचे ही रखेंगे, उससे ज्यादा हम नेट डेट नहीं रखेंगे। ओके प्रदीप जी, स्पेशली जो आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, नए प्रोजेक्ट्स जो दिल्ली एनसीआर रीजन में हैं, उन पर थोड़ी सी आपकी मैं प्रतिक्रिया चाहूँगा। यहाँ पे इस मार्केट में, इस रीजन में आपकी एक्सपेंड करने की क्या योजना है और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे आप? इसमें सबसे पहले तो मैं एक चीज कहूंगा आपको कि इस साल जो हम जो ये H2 जाने वाला है, इसके अंदर हमारे लगभग 8500 करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हम लॉन्च करने वाले हैं। क्योंकि गुरुग्राम इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में काफी ज्यादा बेहतर हुआ है। द्वारका एक्सप्रेसवे या और अदर भी ऐसे एरिया, एसपीआर जैसे एरिया हैं जिनमें काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बूम हुआ है। सो उसके चलते कंपनी जो है 8500 करोड़ के नियर अबाउट के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आने वाले H2 के अंदर लॉन्च करेंगे। दूसरी बड़ी बात, हमारे जो फोर्थ कमिंग जो हमारी टोटल जो इन्वेंट्री है वो लगभग 27 मिलियन के नियर अबाउट है, जो एक बहुत बड़ी इन्वेंट्री है। उसको भी हम आने वाले सालों में लगभग, आप ये मान के चलिए कि लगभग 24 महीने में उन्हें हम लॉन्च करने वाले हैं। जो हमारे ऑन गोइंग प्रोजेक्ट हैं वो लगभग 17 मिलियन के हैं। जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है उनको हम 2026 तक कंप्लीट कर देंगे। अगर आप हमारी एक फिगर देखें उसके अंदर, तो हम लगभग 11,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट जो हैं वो 2026 से पहले पहले डिलीवर कर देंगे। और ऑफ कोर्स जब इतना बड़ा हमारा डिलीवरी होगा तो एक रेवेन्यू कहीं ना कहीं आपको उसमें काफी बेहतर नजर आएगा। ओके सर, जैसा कि मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ कि आप काफ़ी सारे एसेट्स, लैंड एसेट्स जो हैं वो एक्वायर करें दिल्ली एनसीआर रीजन में, बट मैं पूरे, अगर आप नेशनल बेसिस पे पूछूं आपसे कि आपके जो प्रमुख रीजन है लाइक मुंबई, बेंगलोर और एनसीआर, गुरुग्राम, यहाँ पे तीनों में आगे जाके आपके प्लान्स कैसे हैं? थोड़ा सा उसको बताइए, टिप्पणी करिए। या फिर मेजर थ्रस्ट आपका एनसीआर ही रहेगा, गुरुग्राम ही रहेगा आगे जाके? तो देखिए, अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो नो डाउट लैंड प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं, लेकिन क्योंकि अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ पर अभी भी स्टिल, तो मुझे लगता है कि कहीं लैंड एक्विजिशन में कोई बहुत ज्यादा ट्रबल नहीं है, क्योंकि पर स्क्वायर फीट रियलाइजेशन भी बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं वो दोनों आपस में एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं। रही बात जो कंपनी का अदर जो स्टेट्स हैं या और देश के किसी जगह में जाने का, तो हम अभी बहुत क्लियर हैं कि आने वाले 3 से 5 साल में हमारा जो फोकस एरिया है वो दिल्ली एनसीआर ही रहने वाला है। और दिल्ली एनसीआर में भी स्पेसिफिकली जो गुरुग्राम और सब ऑफ द गुरुग्राम है वो हमारा मेजरली फोकस्ड एरिया रहेगा। बिल्कुल, और एक्चुअली एनसीआर मार्केट ही इस समय इंडिया का हॉटेस्ट प्रॉपर्टी मार्केट भी है, सबसे ज़्यादा जिसे कहते हैं आग वहीं लगी हुई है। और आपके भी काफ़ी प्रोजेक्ट लॉन्चेस हुए हैं एनसीआर में। तो आप क्या मार्केटिंग साइड पर आप अपना गेम स्टेप अप करने वाले हैं? यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी है आपकी? और चैनल पार्टनर्स लाने वाले हैं? और
कैसे सेल्स को बूस्ट करेंगे, स्पेशली जो आपकी मिड इनकम सेगमेंट है उसमें? देखिए, कंपनी का जो मिड इनकम सेगमेंट जो सबसे ज्यादा इस वक्त मेजर सेगमेंट है, उसमें लगभग कंपनी का 19% मार्केट शेयर है दिल्ली एनसीआर में। सो आप ये मान के चलिए कि सिग्नेचर ग्लोबल एक अच्छी ब्रांड रिकॉल आज की डेट में है दिल्ली एनसीआर में, क्योंकि लोगों को जो भी डिलीवरी के भरोसे हैं वो बहुत ज्यादा है कि लोगों को लगता है एक तो क्वालिटी डिलीवरी होगी और दूसरा टाइम पर डिलीवरी होगी। दूसरी बात आपने जो चैनल पार्टनर्स की कही, तो लगभग कंपनी के साथ इस वक्त 1000 से ज्यादा चैनल पार्टनर्स ऑन बोर्ड हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि सेल्स पर से या कोई किसी सेल्स में कहीं कोई चैलेंज आने वाले हैं। वैसे भी अगर आप दिल्ली एनसीआर की बात करें तो बहुत ज्यादा ग्रेडेड डेवलपर्स नहीं है यहाँ, तो इसका कहीं ना कहीं फायदा जो ब्रांडेड डेवलपर्स हैं उनको मिल रहा है। और मिड इनकम सेगमेंट की स्पेशली अगर आप बात करें, जहां पर प्राइस पॉइंट लगभग 1 करोड़ या 1.5 करोड़ रुपए के प्राइस पॉइंट है, वहां पर तो डेवलपर्स और बहुत ज्यादा कम है। तो कहीं ना कहीं सिग्नेचर ग्लोबल को उसका एडवांटेज मिल रहा है। प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ सीएनबीसी आवाज़ के साथ जुड़ने के लिए और इस इंटरव्यू के लिए थैंक यू सो मच और आपको ऑल द बेस्ट। एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद goindiastocks.com के फाउंडर राकेश अरोड़ा से बात करेंगे। वेलकम बैक। बिग मार्केट वॉइसेस में goindiastocks.com के फाउंडर राकेश अरोड़ा जुड़े, जिनके पास कैपिटल मार्केट में 25 सालों से ज़्यादा का अनुभव है और वैसे तो खैर पूरी मार्केट पर नज़र रखते हैं, लेकिन इनकी खास पहचान रही थी मेटल और माइनिंग सेक्टर पर खास पैनी नज़र रखने के लिए। चलिए उनसे बात करते हैं। राकेश जी, गुड मॉर्निंग। लेकिन पहले बात करूंगा मैं एक स्पेस की जहां पर एक बहुत बड़ा मोमेंटम इस समय विजिबल है, वो है रियल एस्टेट और पूरे का पूरा होम इम्प्रूवमेंट स्पेस। यहाँ पर इस समय आपका क्या व्यू बन रहा है और क्या अपने पोर्टफोलियो में आप कोई रियल एस्टेट स्टॉक ऐड कर रहे हैं इस समय? तो रियल एस्टेट साइकिल जो है वो कोविड के बाद से जिस तरह से स्टार्ट हुई है, अगर थोड़ा सा लंबा नजरिया देखें तो 10 साल तक कुछ भी नहीं हुआ था रियल एस्टेट में, और अभी एक पेंटअप डिमांड की तरह रियल एस्टेट पिकअप होके आ रही है। तो इसके अंदर जो कंपनियां पहले से लैंड बैंक लेके बैठी हैं उनको तो मैसिव प्रॉफिट हो रहा है। और अभी जैसे अपन सिग्नेचर ग्लोबल मैनेजमेंट को भी सुन रहे थे, इवन जो कंपनियां अभी नया लैंड खरीद के डेवलप कर रही हैं उनके लिए भी मार्जिन की गुंजाइश काफी ठीक ठाक बनी हुई है। तो मुझे लगता है कि अब इंटरेस्ट रेट साइकिल भी पीक आउट हो गया है और उसका भी अगर फायदा होने लगेगा तो रियल एस्टेट सेक्टर 2-3 साल और ये साइकिल खींच सकती है। साइकिल 2 साल खींच सकती है। अच्छा राकेश जी, एक मुझे बात करनी थी आपसे, क्योंकि इस स्पेस को आपने बहुत अच्छे से ट्रैक किया है। कल कोल इंडिया की एक कॉन कॉल हुई थी जिसमें वो काफ़ी बुलिश थे। स्टॉक में एक वर्टिकल रैली आई है। डिविडेंड यील्ड का प्ले कई लोग मानते हैं इसको 7% की डिविडेंड यील्ड के हिसाब से, लेकिन फंडामेंटली क्या अभी भी ये स्टॉक बायबल है? अरे देखिए, ये वॉल्यूम ग्रोथ का ही पूरा गेम है कोल इंडिया में। मतलब पहले वॉल्यूम ग्रोथ नहीं कर पा रहा था, टारगेट हमेशा बड़े बड़े दिए हैं, लेकिन उतना वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आ पा रही थी। बट पिछले 2 साल से कुछ तो चेंज हुआ है, जिसकी वजह से कोल इंडिया की वॉल्यूम ग्रोथ पॉजिटिवली सरप्राइज कर रही है और अभी भी उनका गाइडेंस काफी स्ट्रांग है वॉल्यूम ग्रोथ को लेके। तो मुझे लगता है कि मार्जिन तो ज्यादा ऊपर नीचे होने वाले नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट बिजली की कॉस्ट तो बढ़ा नहीं सकती, तो मार्जिन तो वही रहने वाले हैं इनके। बट ये है कि वॉल्यूम ग्रोथ अगर ये डिलीवर करते रहेंगे तो यहाँ से अपसाइड और भी दिखाई दे रही है। व्यूअर्स के लिए बता दूं कि पहले भी बिलियन टन का टारगेट 2020 का था, अभी तक बिलियन टन पहुंचे नहीं है, लेकिन इस बार परफॉर्मेंस बेटर है। ओके राकेश जी, अब आते मतलब अभी तक तो हम मोर और लेस रियल एस्टेट पे बात कर चुके हैं, कोल इंडिया पे बात कर चुके हैं, लेकिन अब डेडिकेटेड कमोडिटीज पे आते हैं। मेटल्स पे फेरस नॉन फेरस निफ्टी मेटल इंडेक्स अभी भी अगर आप देखें एक स्ट्रॉन्ग ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। बट इसमें अगर मैं प्रीशियस मेटल्स भी मिला दूं, अभी मेटल्स पे रहते हैं, मेटल्स पे आपका आउटलुक क्या है? गोल्ड का ये स्ट्रेच आपको और कहाँ तक नजर आ रहा है? गोल्ड का अभी ऐसा है कि जिस तरह से थोड़ी मैक्रो अनसर्टेनिटी बनी हुई है, गोल्ड बीच बीच में थोड़ा सा अपटिक देता है। और दूसरा, सेंट्रल बैंक की बाइंग भी काफी स्ट्रांग रही है बीच में, क्योंकि कुछ कंट्रीज जो हैं वो डॉलर से शिफ्ट होके गोल्ड की तरफ अपना इन्वेस्टमेंट ले जा रही थी, तो उसकी वजह से भी गोल्ड में थोड़ी तेजी बनी हुई थी। बट मुझे नहीं लगता कि ये कोई मटेरियल अपसाइड है यहाँ पे, क्योंकि मुझे लगता है कि इंटरेस्ट रेट साइकिल टर्न होना है
तो रिस्की एसेट्स की तरफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा जाएगा, ना कि सेफ हेवन्स जैसे कि गोल्ड। ओके राकेश जी, अब जरा सीमेंट पे आते हैं। रियल स्टेट की बात शुरू में हुई और ये रियल स्टेट सीमेंट का अप्रॉक्सीमेटली 60 to 65% कंजम्पशन करता है। रियल स्टेट की स्ट्रेंथ को देखते हुए और इस बार की अर्निंग्स को देखने के बाद सीमेंट कंपनियों की आपका सीमेंट पर आउटलुक क्या है, और प्रेफर्ड स्टॉक्स अगर आप बता सकें सीमेंट स्पेस में आपके, वो क्या है? सीमेंट के लिए अभी अगले 6 महीने का आउटलुक काफी स्ट्रांग है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो इलेक्शन से पहले अपने पूरे प्रोजेक्ट करने की कोशिश करती है। तो हालांकि नए ऑर्डर नहीं आ रहे हैं इंफ्रा कंपनीज के पास, बट एग्जीक्यूशन काफी स्ट्रांग चल रहा है, जिसके मदद अगर देखें तो पिछले तिमाही में सीमेंट कंपनीज का रेवेन्यू ग्रोथ करीबन 15% ऑन एवरेज रहा है, तो जो कि काफी स्ट्रांग है। काफी प्राइस हाइक्स भी लिए गए हैं अक्टूबर सितंबर के महीने में। हालांकि अभी थोड़ा सा उसमें करेक्शन आया है, बट क्यों अगर देखेंगे तो प्राइस हाइक्स भी ठीक ठाक चल रहे हैं और कॉस्ट उतनी बड़ी नहीं है। मतलब क्रूड थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, बट अभी फिलहाल तो ठीक है। और थर्मल कोल प्राइसेस भी ठीक ठाक ही बनी हुई है, इतना कोई ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है। तो सीमेंट कंपनीज को दोहरा फायदा हो रहा है, एक तो वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी आ रही है और दूसरा मार्जिन भी ठीक ठाक एक्सपांड हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अगले 2 क्वार्टर सीमेंट कंपनीज के लिए बहुत ही फेवरेबल है। इसमें मैं यही कहूंगा कि स्टॉक्स की नजर से वैसे तो रीजनल प्लेज ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होते हैं, बट जो इंडियन पैन इंडिया कंपनीज हैं और उसमें जो लार्जेस्ट कंपनी है वो ही इतना ग्रो कर रही है और मार्केट शेयर गेन कर रही है कि मुझे नहीं लगता कि कहीं और देखने की जरूरत है। वहीं पे ही निवेशकों को बने रहना चाहिए। बिल्कुल। और काफ़ी लोगों ने बोला कि अल्ट्राटेक सीमेंट काफ़ी यहाँ से भी एक अच्छा मोमेंटम शायद आपको दिखा सकता है। राकेश जी, आईटी पर अब क्या व्यू बन रहा है? क्योंकि क्लियरली एक चीज़ तो पिछले 2 क्वार्टर में क्लियर हो गई कि नंबर्स जैसे भी रहे हो, स्टॉक्स बॉटम आउट हो चुके हैं, लेकिन यहाँ से अब आपको रिस्क रिवॉर्ड क्या फेवर में लग रहा है अभी भी, या अब वापस आईटी स्टॉक्स खासतौर से मिड कैप आईटी स्टॉक्स अब पहुंच से बाहर हो गए हैं? अनुज, ये प्रॉब्लम आईटी की नहीं, बाकी चीजों की भी है कि नेगेटिव न्यूज पे स्टॉक गिर नहीं रहे हैं। तो ये तो मार्केट का वो एक ट्रेंड सा बना हुआ है, कुछ भी हो जाए ऊपर ही है। बट आईटी को अगर अपन देखें तो ऑब्वियसली वैल्यूएशंस ठीक ठाक है, और मतलब इतना कोई हाई वैल्यूएशंस नहीं है। और दूसरा, अगर इंटरेस्ट रेट साइकिल यूएस में टर्न होता है तो वैसे तो थोड़ा टर्न तभी होता है जब इकोनॉमिक कंडीशन खराब होती है, बट मुझे लगता है कि मार्केट 6 महीना पहले ही उसको डिस्काउंट कर देगा। तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत एक बॉटमिंग फॉर्मेशन तो आईटी कंपनीज में हो चुका है, और अगर थोड़ा कमेंट्री पॉजिटिव आने लगती है तो एक शार्प रैली पॉसिबल है। आते हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर। ये मार्केट अब क्या प्राइसिंग करने की कोशिश कर रही है? क्योंकि पिछले 2 क्वार्टर में हमने देखा कि अच्छे नंबर पर स्टॉक चले नहीं, शायद थोड़ा सा इलेक्शन का प्रेशर रहा हो, लेकिन अब यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम आ रहा है सारे के सारे ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में, एचपी, बीपी, आईओसी। यहाँ पर कोई व्यू इस समय? ऑयल प्राइसेस जिस तरह से गिरे थे तो उसकी वजह से रिफाइनिंग मार्जिन्स वगैरह में पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है। और दूसरा, पीएसयू कंपनी जनरली चल रही है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि केवल ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, ये कंपनी हाई डिविडेंड यील्ड है इन सब में और वैल्यूएशन चीप है, तो इन्वेस्टर्स थोड़ा रोटेट कर रहे हैं सेफर स्टॉक्स की तरफ। तो वही ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में दिखाई दे रहा है। अगर ऑयल प्राइसेस ऊपर चलने लगेगा तो आई थिंक ये रैली यहीं पे ही रुक जाएगी। अच्छा, इस बीच जरा एक बार निफ्टी का टिक बाय टिक चार्ट लेके आइएगा। एकदम से एक स्विंग आया और निफ्टी करीब 19,825 से एकदम से अगर आप देखें रिट्रेस हुआ 19,997 तक। राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी सेक्टर्स पे अपना आउटलुक आपने हमारे साथ शेयर किया, एक व्यू शेयर किया, बहुत बहुत शुक्रिया। अनुज, एक बार फिर से चलते चलते निफ्टी को देख जाते हैं, वही ट्रबल जोन अनुज, 820, 830, 840 काम करता हुआ। एग्जैक्टली। क्या 30 पॉइंट का स्लाइड आया? एकदम वीरो, एग्जैक्टली वही पॉइंट है कि देखिए क्या होता है ना, मार्केट में खरीदने और बेचने का एक जोन होता है। ये वाला जो जोन है, अब यहाँ से लेके 19,875 तक का जोन जो है वो फ्रेश बाइंग के लिए नहीं है। आप अगर एग्जिस्टिंग ऑलरेडी पोजीशन है तो कोई दिक्कत नहीं, जिसकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये 20-25 पॉइंट की, ये 25-30 पॉइंट की स्विंग आएगी इंटरडे में।
जो ऑलरेडी लॉन्ग है 19200, 19300, 19400 से अगर आप लॉन्ग है। प्रॉब्लम आ जाएगी अगर आप 19830 या 840 पे ले लेंगे, क्योंकि उसमें फिर ये जो जोन है ये बहुत टफ जोन है 875 का। ये अगर नहीं निकलेगा और इस तरीके से एक बार के लिए 100 पॉइंट गिर जाए तो अब ये भी हो सकता है कि एक बार के लिए आपको जो हम बात कर रहे थे सुबह 19675 टू 19750 का वो जो जोन है अब एक बार उसके भी नीचे आ जाए 196 उस जोन में आ जाए, पॉसिबल है मार्केट में, तो वो अच्छा जोन होगा बाय करने के लिए 19675 टू 19750। अब आपको वेट करना पड़ेगा उसका, या फिर इस ब्रेकआउट का कंफर्मेशन हो जाने दें अब आप 19875 का। इस बीच के जो 100 पॉइंट है ना, ये ट्रेड करने वाले नहीं है, इसमें ट्रेड करना मतलब एक गैम्बल लेने के बराबर हो जाएगा बिल्कुल। बिल्कुल, बात को समझिए, ये एक सप्लाई जोन है, इस जोन में लॉन्ग नहीं, इस जोन को एक सप्लाई जोन मानते हुए लॉन्ग ट्रेड्स बेस के आसपास लीजिए, खैर, या फिर इसको पार होने दीजिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही और 10:25 का वक्त चलते हैं, नीरज जी के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार निफ्टी स्लाइड होता हुआ, बट इट्स निफ्टी आईटी। दो चीज़ याद रखिएगा, आज अगर बाजार किसी चीज़ को सलामी दे रहा है तो बस वो दो चीज़ें हैं, निफ्टी आईटी, ओएमसीज और फार्मा। आज सुबह सुबह सिप्ला की ट्रेड की स्पॉटिंग हुई थी, अच्छा किया उसने यहाँ पर, और इस वक्त निफ्टी आईटी ट्रेड करता हुआ डे हाई पर। एक बार लार्ज कैप आईटी में इन्फोसिस ले आइए। डॉक्टर साहब, हमारे साथ मेहमान कौन है इस वक्त, जरा बताइएगा। नीलेश हैं क्या? इन्फोसिस 1444 पे आके डे हाई की ट्रेजेक्टरी में ट्रेड करता हुआ। नीलेश, इन्फोसिस को देखिए, अपने पिछले 4 सेशन की हाईएस्ट ट्रेजेक्टरी को क्रॉस तो नहीं किया है, बट उसको बार बार स्ट्राइक करने की कोशिश करता हुआ। आपका व्यू इस वक्त इन्फोसिस पर? बिल्कुल वीरेंद्र जी, देखिए एक मूव आया था लगभग 4-5 सेशंस पहले, जहां पे एक स्पर्ट 1400 से लेके लगभग 1450 तक का हमें देखने को मिला था, और पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में काउंटर लगातार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 1450 के आसपास। तो यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार करना होगा, एक फ्लैग एंड पुल सॉर्ट ऑफ पैटर्न बन रहा है, बट 1450 के ब्रेकआउट के बाद ही इसे खरीदारी करने की सलाह होगी। स्पॉट के लेवल से 1450 के ऊपर निकलने के बाद 1480 और 1500 तक का मूव हमें देखने को मिलेगा। एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो बने रह सकते हैं, 1430 के स्टॉप लॉस है। गिरा। ओके, चलिए नीलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एकदम से स्विंग आया मार्केट में, बैंक निफ्टी देखिए एकदम से जो डे हाई की तरफ बढ़ रहा था एकदम से डे लो पर आ गया। ये देखिए, ये क्या वर्टिकल स्लाइड आया मार्केट में। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी आज, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। चलिए नीरज जी आ गए स्टूडियो में, उनको अब सौंप देते हैं मामला। नीरज जी, गुड मॉर्निंग, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग अनुज। और ये